नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपना इंस्टीट्यूट बाय मिश्रा सर पे। तो आज हम लोग यूपी बोर्ड 2025 को मध्य में रखते हुए, अपने केंद्र बिंदु में रखते हुए, हम लोग अपने एसएसटी के अर्थात हिस्ट्री पोर्शन का लेसन 2 देखेंगे। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स को समझेंगे, आसानी से याद करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, है ना। और इसमें कम फैक्ट्स लिए गए हैं और ये फैक्ट्स वही हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में हूबहू पूछे जाएंगे, है ना। तो आपको इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर रॉलेट एक्ट। क्या शुरू करते हैं प्यारे बच्चों? रॉलेट एक्ट शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? रॉलेट एक्ट। अब सर ये रॉलेट एक्ट था क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये ध्यान रखो, जो रॉलेट एक्ट था ये ब्रिटिश कानून, एक ब्रिटिश कानून था, मतलब अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था भारत पर। अब इसका उद्देश्य क्या था, मतलब अंग्रेज़ों को इसको लाने का क्या कारण था कि अंग्रेज इसे रॉलेट एक्ट को लेकर के आए। चलिए तो समझते हैं। कह रहा इसका मूल उद्देश्य, किसका? रॉलेट एक्ट का मूल उद्देश्य औपनिवेशिक प्राधिकारियों को राजद्रोह के संदिग्ध व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने का अधिकार प्रदान करना था। मतलब जो रॉलेट एक्ट था ये औपनिवेशिक अधिकारियों को, मतलब ब्रिटिश अधिकारियों को ये अधिकार देता था कि यदि आपको किसी व्यक्ति पर संदेह है कि वो राजद्रोह कर सकता है तो उस पर मुकदमा ना चलाएं और उसको आप गिरफ्तार करके हिरासत में अर्थात जेल में रख लें। तो समझ में आया किस लिए इसको अधिकार दिया गया था अंग्रेज अधिकारियों को कि यदि आपको कोई व्यक्ति ऐसा लग रहा है जो राजद्रोह, है ना, मतलब कुछ ऐसी गतिविधि कर रहा है जो राजद्रोह के अंतर्गत आती है, तो आप उस पर मुकदमा ना चलाएं, सीधा सीधा क्या कीजिए, गिरफ्तार कीजिए और जेल में डाल दीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या था। चलिए दूसरा क्या था, है ना, इसमें कई कारण थे, तो दूसरा कारण क्या था? चलिए प्यारे बच्चों दूसरा कारण देखते हैं। तो कह रहा दूसरा कारण जो था, शंका के आधार पर यदि किसको, अंग्रेज अधिकारियों को, किसको, अंग्रेज अधिकारियों को केवल संदेह हो जाए अर्थात शक हो जाए कि आप राजद्रोह जैसा कार्य कर रहे हैं। कौन सा? राजद्रोह, मतलब ऐसा कार्य जो राजद्रोह के केस में। अब राजद्रोह क्या होता है सर? मतलब अपने राष्ट्र के खिलाफ बोलना, है ना, ऐसा करना जिससे राष्ट्र में क्या आ जाए, स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए जिससे लोग क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे, क्रांति करने लगे, मतलब इस राज्य के खिलाफ अर्थात अपने राष्ट्र के खिलाफ। अब यही राजद्रोह पहले क्या हो गया, अब राजद्रोह हो गया। यदि अंग्रेजों को केवल शंका हो जाती तो 2 साल तक जेल में बंद कर सकते थे, है ना। यदि अंग्रेज अधिकारियों को ये केवल क्या हो जाए, शंका, जिसे शक कहते हैं, है ना, कहते नहीं गाँव में तुम्हें शक खाए जात है ना, तो वही शक, है ना, वही शंका किसको आ जाए, अंग्रेज अधिकारियों को आ जाए, तो वो क्या करते थे, इसके आधार पर भी आपको 2 साल तक जेल में बंद रख सकते थे। ये किसके अधीन अधिकार दिया गया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। प्यारे बच्चों रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। चलिए और क्या था रॉलेट एक्ट के परिणाम क्या हुए, ये चीज़ें तो आपने समझा, है ना। सर हमने रॉलेट एक्ट को आसानी से समझ लिया, लेकिन अब रॉलेट एक्ट के कुछ विशेष अधिकार भी थे, है ना, कुछ विशेष अधिकार। अर्थात जब ये रॉलेट एक्ट आया तो इसका परिणाम भारत में कैसा हुआ, मतलब भारत में इसका क्या स्वागत किया गया, विरोध किया गया, क्या क्या किया गया, वही सारी चीज़ें देते हैं। तो इसमें कह रहा है इस एक्ट के कारण भारतीयों में रोष फैल गया, मतलब जो हमारे भारतीय थे उनके अंदर क्या फैल गया, रोष, मतलब गुस्सा आ गया। क्या आ गया? गुस्सा आ गया कि बताओ अब अगर हम कोई ऐसा कार्य भी करें, और अंग्रेजों ने स्पष्ट भी नहीं किया हुआ था कि आपका कौन सा कार्य राजद्रोह माना जाएगा, है ना, मतलब वो जो चाहते थे उसे राजद्रोह मान सकते थे। तो उनके अंदर क्या आ गया, क्रोध आ गया और उन्होंने क्या किया, इसका विरोध, मतलब भारतीयों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। ऐसा विरोध किया कि इसमें आंदोलन उग्र हो गए, है ना, हिंसक आंदोलन होने लगे। इस एक्ट के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। कैसा प्रदर्शन? विरोध प्रदर्शन, मतलब किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हुए, विरोध प्रदर्शन किए गए। महात्मा गांधी ने इस एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। अब महात्मा गांधी भी आ गए इसमें। उन्होंने कहा
कि हम क्या करेंगे, देशव्यापी हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे, देशव्यापी हड़ताल, मतलब पूरे देश में हड़ताल रहेगा। हड़ताल का मतलब जानते हैं कि क्या होंगी, जो दुकानें होंगी वो बंद की जाएंगी, है ना, दुकानें बंद की जाएंगी, कोई कार्य करने नहीं जाएगा, इसी को हड़ताल कहते हैं। मार्केट के मार्केट बंद हो जाएंगे। इस एक्ट के खिलाफ अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया। कैसा, अहिंसक, है ना, मतलब हिंसा नहीं करना है, हमें हिंसा नहीं करना है, जिसे रोलेट सत्याग्रह कहा गया। इसको क्या कहा गया, रोलेट सत्याग्रह। भैया ये अहिंसक क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं जो गांधी जी थे, है ना, हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, वो क्या होते थे, अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा के पुजारी थे सर, अहिंसा के पुजारी थे, है ना। हिंसा के पुजारी तो क्या थे, गरम दर वाले थे, है ना, मतलब वो हिंसा को मानते थे, जबकि गांधी जी अहिंसावादी थे, मतलब वो हिंसा से बहुत दूर रहते थे। वो कहते थे जो बातें प्यार से समझाई जा सकती हैं वो हम मार दंगे से नहीं कर सकते, है ना। तो इसे क्या कहा गया, रॉलेट सत्याग्रह कहा गया। क्या कहा गया, रॉलेट सत्याग्रह, क्योंकि यह आंदोलन किसके द्वारा था, अहिंसक था। यह आंदोलन क्या था, अहिंसक था, मतलब इसमें कोई हिंसा नहीं की गई। चलिए फिर देखते हैं अगला परिणाम क्या हुआ। और भी सारे परिणाम हुए। क्या इस एक्ट के कारण, किस रोलेट एक्ट के कारण ब्रिटिश सामानों का व्यापक बहिष्कार हुआ। मतलब अब लोगों ने कहा कि हम ब्रिटेन से आने वाले सामानों को नहीं खरीदेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। होलियां जला दी गई, है ना, बाजार में सरेआम मार किया गया, सामानों को जलाया गया। इस एक्ट के कारण भारतीय जनता के बीच एकता और संघर्ष की भावना मजबूत हुई। किसके, भारतीय जनता के बीच में क्या हो गई, एकता आ गई। मतलब अब सब जात पात से ऊपर उठकर एक दूसरे को मानने लगे। और संघर्ष की भावना कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना है, संघर्ष करना, इसकी भावना भी क्या हो गई, मजबूत हो गई। ये तो नॉर्मली चीज़ें हैं, है ना। जब क्या है, किसी विशेष समुदाय को ना करके पूरे विशेष समुदाय के लिए कोई चीज़ क्या हो जाएगी, अमानवीय हो जाएगी, मतलब उनके लिए गलत हो जाएगी, तो सभी लोग क्या करेंगे कि भैया अब हम जात पात में बटेंगे तो हमारा कार्य नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे, सब लोग एक होंगे और इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। इस एक्ट के कारण स्वतंत्रता की लड़ाई क्या हो गई, और तेज हो गई। अब जब ये एक्ट आया, इस एक्ट में क्या प्रावधान थे, एक बार पुनः रिवीजन करेंगे। इस एक्ट में प्रावधान था कि बिना मुकदमा के यदि आप पर अंग्रेज अधिकारियों को संदेह हो गया कि आप राजद्रोह जैसा केस कर रहे हैं या राजद्रोह जैसा कार्य कर सकते हैं, तो आपको बिना मुकदमे के 2 साल तक जेलों में रख सकते थे, है ना। अब क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें भारतीयों ने सुनी, तो भैया भारतीय थे, वैसे भी भारतीयों के खून में क्या होता है, हमेशा उबाल रहता है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता लेकर के ही मानेंगे, है ना। अब चाहे जिस प्रकार से हमें स्वतंत्रता लेनी है तो हम आज़ादी अब लेकर ही रहेंगे। तो ये था हमारा रॉलेट एक्ट। क्या था, रॉलेट एक्ट। अब और क्या परिणाम हुए, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा परिणाम और बचा हुआ है। चलिए, अब इसी परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि सेना का कानून। सेना का कानून मतलब जहां मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है वहां सारे अधिकार सेना को दे दिए जाते हैं। अब क्या हुआ, इन राष्ट्रवादियों को दमन करने के लिए, मतलब जो आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनको दबाने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा नियम लागू किया, मार्शल लॉ लागू किया। और इसी के कारण 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है बहुत डीपली से। ये किसके कहने पर हुआ, जनरल डायर के कहने पर, है ना। उसने अपने सैनिकों को, निहत्थे भारतीयों पर, जो अमृतसर बाग में क्या थे, इकट्ठा थे, उन्हें उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, गांधी इरविन समझौता। प्यारे बच्चों, क्या है, गांधी इरविन समझौता, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सर गांधी इरविन समझौता क्या है, देख लेते हैं। कह रहा है गांधी इरविन जो समझौता हुआ वो 15 मार्च 1931 को हुआ। अब इरविन कौन थे, तो सर इरविन उस समय के ब्रिटिशों द्वारा भेजे गए भारत के वायसराय थे। कौन थे, वायसराय थे। कौन थे प्यारे बच्चों, इरविन वो कौन थे, उस समय भारत में वायसराय थे, किसके, ब्रिटिशों के। अब इसका प्रावधान क्या हुआ, मतलब गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ। इसका प्रावधान क्या क्या था, तो कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी गई, है ना। मतलब इस समझौते से क्या हुआ, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस पार्टी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी गई। अब ये गोलमेज सम्मेलन क्या होता था, सर ये इंग्लैंड में आयोजित किया जाता था। कहाँ, इंग्लैंड में आयोजित किया जाता था।
है ना, बैठक आयोजित की जाती, जिसे गोलमेज सम्मेलन कहा जाता था। अब क्या हुआ, इसी समझौते के साथ साथ ये भी कहा गया कि आप क्या कीजिए, सबने अवज्ञा आंदोलन को खत्म कीजिए। क्या कीजिए, सबने अवज्ञा आंदोलन को खत्म कीजिए। कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले अध्यादेश को क्या कीजिए, रद्द कीजिए। अब ध्यान रखेंगे दो चीजें, दोनों तरफ से समझौता होता है। समझौता का मतलब कुछ बातें आप हमारी माने, कुछ बातें हम आपकी माने। तो सबसे पहले गांधी जी ने क्या मांग की कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेने की अनुमति दी जाए, वो भी तय मान लिया गया, चलिए हम आपको अनुमति देते हैं। अब इरविन का क्या था कि आपके द्वारा जो सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा है, इसको क्या कीजिए, समाप्त कीजिए। फिर गांधी जी ने क्या कहा होगा कि कांग्रेस की गतिविधियों पर आपने जो अंकुश लगाया है उसको क्या कीजिए, रद्द कर दीजिए। मतलब कांग्रेस ने जो गतिविधि की उसको अपने अध्यादेशों के नियम से या अध्यादेशों के द्वारा उसको क्या किया हुआ है, अवरोध लगाया हुआ है, अंकुश लगाया हुआ है, तो उसको क्या कीजिए, हटा दीजिए। क्या कीजिए, हटा दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। फिर आया गांधी इरविन समझौता। आगे क्या था, है ना, तो ये तो आपको बताया गया, अध्यादेशों को रद्द करना था, है ना। चलिए ये था चौथा प्रावधान हमारा क्या है। चलिए चौथा प्रावधान देखते हैं। तो चौथा प्रावधान क्या है कि भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाए, है ना। क्या दिया जाए, भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि नमक कर उसमें लगाया जा रहा था। कौन सा कर बेटा, नमक कर, है ना। अब नमक कर अर्थात नमक कर को समाप्त किया जाए और भारतीयों को क्या कहा दे दिया जाए, अधिकार दिया जाए कि वो समुद्र किनारे जा करके अपना नमक बना सके। शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने की आज़ादी मिली थी, है ना। मतलब हमें क्या करें, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने हम धरना दे सकें, अपना प्रदर्शन कर सकें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकें। ये सारे प्रावधान थे। आगे क्या था, चलिए फिर क्या हुआ, छठवां क्या था, आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वाले लोगों को उनके पदों पर फिर से नियुक्त कर दिया जाए। गांधी जी ने कहा कि आंदोलन के दौरान क्या हुआ, कुछ लोगों ने, या कुछ नहीं कई लोगों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब उन्हें फिर से क्या कर दिया जाए, उनके पद पर बहाल कर दिया जाए, मतलब उन्हें पुनः ड्यूटी पर वापस ला दिया जाए। कहाँ ला दिया जाए, ड्यूटी पर पुनः वापस लाया जाए। और जब्त की गई संपत्ति को वापस किया जाए, जब्त की गई संपत्ति को वापस किया जाए। तो ये था हमारा गांधी इरविन समझौता। प्यारे बच्चों क्या था, गांधी इरविन समझौता। मतलब गांधी जी और उस समय भारत के वायसराय इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था, उसी समझौते को क्या नाम दिया गया, गांधी इरविन समझौता नाम दिया गया। चलिए अब और क्या चीजें थी, है ना, और क्या चीजें थी, एक चीजें और थी, है ना, एक ही चीज और थी, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में आ गया, है ना। क्या हुआ, इस इरविन समझौते को कहा गया दिल्ली पैक्ट। क्या नाम दिया गया, दिल्ली पैक्ट नाम दिया गया। तो अगर आपसे कभी गांधी इरविन समझौता ना करके पूछ सकता है कि इस दिल्ली पैक्ट के क्या क्या प्रावधान थे, कौन से दिल्ली पैक्ट के क्या क्या प्रावधान थे, तो वही सारे प्रावधान जो आपने गांधी इरविन समझौता को पढ़ा, वही क्या था, दिल्ली पैक्ट है ना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, ये यही ही यहाँ पर ही नहीं, ये मान के चलिए ये क्वेश्चंस आपको कंपटीशन लेवल पे भी मिलता है ना। आईएएस पीसीएस में भी कई बार इसका जिक्र किया जाता है कि सर प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत उस समय किसके अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था, है ना। और प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप बहुत भागीदारी कर रहा था, तो भारत को भी क्या करना पड़ा, अंग्रेजों के पक्ष में लड़ना पड़ा। अब इसका क्या हुआ, तो आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला, लगभग 4 साल तक चला। कब चला, 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, कहाँ पर, भारत पर। अब देखेंगे जो प्रभाव पड़ता है वो दो तरह से, एक तो आपका सामाजिक प्रभाव पड़ता है और एक पड़ता है आर्थिक प्रभाव। मतलब आपके धन के मामले में और आपके समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, वो दोनों प्रभाव हम देखते हैं। तो इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। जब विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो इसने क्या किया, नई आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। कौन सी, नई राजनीतिक आर्थिक स्थिति पैदा कर दी। अब ये स्थिति क्या था, है ना,
सर जी ये स्थिति बता दीजिए कि सर ये स्थिति क्या होता है। तो राजनीतिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों, किसमें आपके पॉलिटिकल से, मतलब जिसमें राजनेता होते हैं, शासक होता है, ये सारी चीज़ें राजनीतिक होती हैं। आर्थिक का मतलब तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इकोनॉमिक्स हमने आपको पढ़ाया हुआ है धन के मामले में, है ना। तो मतलब इस युद्ध ने सारी चीज़ें नहीं कर दी, मतलब क्योंकि युद्ध होता है तो धन खर्च होता है ना। अब क्योंकि विश्व युद्ध था, लगभग अधिकांश देश इसमें भाग ले रहे थे, तो सभी के यहाँ आर्थिक मंदियाँ आई होंगी, है ना, राजनीतिक उथल पुथल चला होगा, तो वही सारे कारण थे। अब इस युद्ध के कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। अब भैया जब युद्ध चल रहा तो आपको अपने रक्षा उपकरण भी बनाने होंगे, अपने आप को रक्षा करने के लिए सेना की भर्ती करनी होगी, नए नए हथियार बनाने होंगे। तो इस समय क्या हुआ, रक्षा व्यय में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। अब भैया जब आप युद्ध कर रहे हैं तो इन सब खर्चों को चलाने के लिए आप क्या लेंगे, क्या लेंगे, कर्जा लेंगे। क्या लेंगे, कर्जा लेंगे। और कर्जा में जब आपको कर्जा लेना है, वो भी क्या है, आवश्यक है, तो आपको क्या की जाएगी, करों में वृद्धि कर दी जाएगी, मतलब टैक्स ज़्यादा लिया जाएगा, क्योंकि अब कार्य आपका है, गर्ज आपकी है, आपको कर्जा लेना है, ना कि देने वाले को देना है। वो तो चाहता है कि आपको अब जब लेना है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा ब्याज पर देंगे, है ना। तो वही करों में क्या कर दी गई, वृद्धि हो गई। चलिए आगे देखते हैं और क्या प्रभाव था। चलिए फिर क्या हुआ, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। सीमा शुल्क क्या किया गया, बढ़ाया गया, मतलब अब दूसरे देशों से आने वाला जाने वाले सामान में क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। अब शुल्क बढ़ा दिया गया, टैक्स ज़्यादा कर दिया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी, क्योंकि युद्ध में सारा व्यय किस पर हो रहा था, रक्षा पर हो रहा था, है ना। उत्पादन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, तो कीमतें क्या होने लगी, बढ़ने लगी, वृद्धि होने लगी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें क्या हो गई, दोगुनी, मतलब 5 सालों के अंदर ही कीमतें कितना पहुंच गई, दोगुनी पहुंच गई। मतलब जो सामान उस वक्त मान लीजिए 2 रुपये का मिल रहा था 1913 में, 1918 में कितने में पहुंच गया, 4 रुपये में, मतलब 2 गुना रेट बढ़ गया, है ना। जिससे क्या हुआ, आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि आमदनी तो बढ़ी नहीं, है ना, मतलब उनकी आय तो बढ़ी नहीं, लेकिन खर्चे क्या हो गए, 2 गुने हो गए। अब भैया किसी ना किसी तरह तो आपको भोजन करना ही है। अब चाहे चावल 20 रुपये में मिले, चाहे 50 रुपये में मिले, है ना। अगर मान लीजिए 50 में मिल रहा है तो थोड़ा कम खाएंगे, लेकिन खाना तो पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप 2 4 10 दिन भूखे रहेंगे, है ना। तो वही चीज़ें हुई कि अब जो आम लोग थे, क्योंकि उस समय भारत के लोग अधिकांशतः, लगभग हम बात करें तो 80% लोग या 90% लोग गरीब ही थे, है ना। उनके पास कोई आय का साधन नहीं था। चलिए और क्या हुआ, अगर बात की जाए कि सर बस इतना ही था, नहीं बेटा थोड़ा और है, इसको भी देख लेते हैं। ये प्रावधान क्या है, कह रहा है गाँव में सिपाहियों की ज़बरदस्ती भर्ती की जाने लगी, क्योंकि जब युद्ध हुआ तो उसमें सैनिक मारे जाने लगे, तो इनमें क्या हुआ, ज़बरदस्ती भर्ती किया जाने लगा, पकड़ पकड़ के सेना में भेजा जाने लगा, है ना। जैसे आपको क्या है, स्कूल में पहले क्या होते थे, मास्टर या अध्यापक जी आपको दूसरे बच्चों से पकड़वा, जब आप बैग लेकर भागते थे तो क्या होता था, एक टोली जाती थी और वो आपको टांग कर लेकर आती थी, है ना। तो वही सारे कार्य यहाँ पर भी जबरन, मतलब ज़बरदस्ती सेना में क्या किया जाने लगा, भर्ती किया जाने लगा। जिससे क्या हुआ, ग्रामीणों में व्यापक गुस्सा आ गया। जो ग्रामीण थे उनमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि भैया ऐसा क्यों, क्योंकि हमें तो युद्ध में कूदना नहीं है, युद्ध में कूद रहा है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के लोग जाकर के युद्ध में लड़ाई लड़े, यहाँ भारतीयों को क्यों लिया जा रहा है, तो इसका क्या हो गया, गुस्सा हो गया। 1918 और 1919, है ना, सॉरी 1918 19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों की फसलें बर्बाद हो गईं। क्या हो गई, बर्बाद हो गई, जिस कारण खाद्य पदार्थों की भारी अभाव पैदा हो गई। इसी को अकाल कहा जाता है ना। मतलब क्या हो, बहुत सारे फसल बर्बाद हो गए, और जो भोज्य पदार्थ थे वो सब क्या हो गए, भारी मात्रा में तबाह हो गए, मतलब बर्बाद हो गए। हमारे पास क्या हो गई, और ज़्यादा गरीबी आने लगी। तो आशा करते हैं ये 3 टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। पहला टॉपिक्स हमने क्या पढ़ा, बता सकते हैं, जी बिल्कुल। तो पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा, पहला टॉपिक हमने पढ़ा रॉलेट एक्ट, जो 1919 में आया। रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 में आया। इसका मूल मकसद क्या था कि जो अंग्रेज थे उनको केवल शंका के आधार पर क्या है, किसी भी भारतीयों को था जो राजद्रोह के केस में जा रहा है, या उनको लग रहा है कि राजद्रोह का केस कर सकता है, उन्हें 2 साल तक जेल में रख सकता था। फिर हमने पढ़ा रॉलेट एक्ट पढ़ा। अब रॉलेट एक्ट का जनता ने विरोध किया, है ना, बहुत सारे कारण हुए, और रॉलेट एक्ट के कारण ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, है ना।
फिर आता है गांधी इरविन समझौता। हमने दूसरा क्या पढ़ा, गांधी इरविन समझौता। ये कब होता है, 5 मार्च 1931 को होता है। इसमें क्या हुआ, गांधी जी और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता होता है ना। उस समझौते के प्रावधान को हमने देखा। गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस को हक दिया गया, बैठने का हक दिया गया। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, बंद कर दिया, है ना। लोगों को हड़ताल करने का अधिकार दिया गया। कांग्रेस पे जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन प्रतिबंधों को हटाया गया, है ना। ये चीज़ें हमने देखी। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध का भारत की समाज एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, तो अपने दोस्तों को रिकमेंडेड करें, उनके पास भी भेजें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और उन्हें बताइए कि सर क्या करते हैं, घोल के पिला देते हैं क्लास में, सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, हमें कहीं और नहीं पढ़ना पड़ता और कम शब्द में आपको ज़्यादा जानकारी दी जाती है ना। तो आप लोग क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये सारे कार्य आपके हैं, है ना। और आगे आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम भी आपके लिए इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे, लगातार अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें।